आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरसी ग्रुप डी का पेपर है, जो कि 1 सितंबर 2022 को ये पेपर हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करूँगा। जहाँ पे ज़रूरत होगी कॉन्सेप्ट की, वहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा, और किस तरीके से आप एग्ज़ाम में कम से कम समय में कर सकते हैं, क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो सारे तरीके मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आता है तो आप अपनी स्वेच्छा से उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का LCM और HCF का गुणनफल जो है वो 48 है। यदि दोनों संख्याओं में 13 का अगर अंतर है तो कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात करिए। तो एक तो ये तरीका है कि आप इसको बेसिक से सॉल्व करिए, और दूसरा तरीका है कि आप ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करिए। ठीक है, तो पहले मैं बेसिक तरीका बता देता हूँ। तो फार्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये बराबर क्या होता है, तो LCM इंटू HCF। दोनों का गुणनफल कितना दिया है, तो 48 दिया है, तो 48 लिख दूंगा। तो ऐसी दो संख्याएं मैं ज्ञात करूं जिसका गुणा करने पर 48 आए, और अंतर कितना होना चाहिए, तो 13 अंतर होना चाहिए। तो अगर मैं 48 को दो हिस्सों में तोड़ता हूं तो 16 × 48 यानी कि 16 और 3 होगा, और इसका अंतर भी 13 के बराबर आ रहा है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 16 और 3 हो जाएंगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 4 में दिख रहा है। ये तो बेसिक तरीका था। आप ऑप्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं, तो अंतर कितना आना चाहिए, तो 13 अंतर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है, तो 13 का अंतर है। लेकिन जब हमें पता है कि अगर x और y दोनों को प्राइम नंबर हों, को प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि इनके बीच में एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि अगर 3 और 4 है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो इनका जो LCM होता है वो हमेशा इन दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का गुणा करूं, क्योंकि 4 और 17 दोनों को प्राइम नंबर है, तो अगर इनका गुणा करूंगा मैं तो ये 48 कभी नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ये भी आपका 48 नहीं देगा, तो ये भी नहीं होगा, और इसका भी गुणनफल क्या हो जाएगा, 48 नहीं प्राप्त होगा। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रानी एक ग्राउंड को 3 घंटे में सिलती है, जबकि पद्मा उसी ग्राउंड को 2 घंटे में सिलती है। तो मैं लिख देता हूँ। तो रानी कितने घंटे में, तो 3 घंटे में, और पद्मा जो है वो कितने घंटे में, तो 2 घंटे में। उनमें से प्रत्येक प्रतिदिन 6 घंटे काम करती हैं। यदि उनके पास सिलाई के लिए ऐसे 52 ग्राउंड का थोक ऑर्डर है, तो कह रहा है कि रानी से शुरू करते हुए यदि वे एकांतर दिनों में काम करती हैं तो वो कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेंगी। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। यानी कि यहाँ से रानी की इफिशियंसी क्या निकल के आ जाएगी, 2, और पद्मा की इफिशियंसी कितनी निकल के आ जाएगी, 3। तो ये अगर इन दोनों का अगर मिला दें तो ये 5 ग्राउंड कितने दिन में बनाती हैं, तो 2 दिन में ये 5 ग्राउंड बनाती हैं। ठीक है, तो कितने बनाने हैं आपको, तो 52 ग्राउंड ऐसे बनाने हैं। तो इस 5 को इस 52 तक पहुंचाने के लिए मैं क्या करूंगा, 10 से गुणा कर लेता हूं। तो 10 से गुणा करूंगा तो ये 50 हो जाएगा। तो इधर भी क्या हो जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 दूना के 20, यानी कि 20 दिन में ये कितने ग्राउंड बना लेंगी, तो 50 ग्राउंड बना लेंगी। अभी भी कितने ग्राउंड बचे हैं, तो 2 ग्राउंड बचे हैं। 20 का है आपका इवन है, यानी कि अगले यानी 21वें दिन कौन करेगी, तो रानी से काम स्टार्ट हुआ है तो रानी करेगी। रानी की एफिशिएंसी है 2, तो बचे हुए 2 कार्य को एक दिन में रानी क्या कर देगी, कर देगी। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, तो 20 में 1 जुड़ जाएगा, तो 21 दिन में क्या हो जाएगा, इस तरह के 52 ग्राउंड क्या हो जाएंगे, वो बना देंगी। और 21 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरला और किशोर की आयु का योग जो है वो 26 वर्ष है। यदि 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की 3/2 गुनी थी, तो सरला की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो या तो आप इसको ऑप्शन से कर दीजिए, या तो आप क्वेश्चन के थ्रू कर दीजिए। तो कह रहा है कि 3 वर्ष पहले, तो सरला की आयु अगर मैं नीचे वाली वैल्यू अगर इसको सरला की आयु में मानता हूँ कि सरला की आयु अगर मैं मान लेता हूँ कि 2 है, तो किशोर की कितनी हो जाएगी, तो इसकी 3/2 यानी कि 3 हो जाएगी। तो किशोर की मैं 3 लिख देता हूँ। ये क्या है, 3 वर्ष पहले की है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 3 वर्ष पहले की बात है। तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो दोनों में क्या हो जाएगा, 3 और 3 दोनों में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये आपका वर्ष है, लेकिन ये क्या है,
अनुपात है तो इसको मैं इसमें नहीं जोड़ दूंगा। ये नहीं कि 3 और 2 5 करूंगा, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, ठीक है। और कह रहा है कि उस समय उनके आय का योग क्या था, 26 था। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगा, 26 में से 6 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 3 और 2 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 20 ईयर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 ईयर 1 की वैल्यू हो जाएगी। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि सरला की वर्तमान आय, तो सरला की वर्तमान आय कितना है, तो इस 2 की वैल्यू निकाल के उसमें 3 जोड़ दूंगा तो सरला की वर्तमान निकल के आ जाएगी आयु। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 दूना के 8 हो जाएगी। और 8 जो है वो 3 वर्ष पहले है, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, 8 में 3 जोड़ दूंगा तो 11 वर्ष क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या था, मैं मान लेता हूँ कि ये सरला हो गई और ये किशोर हो गई, इन दोनों के वर्तमान आय का योग कितना है, तो 26 है। आगे कह रहा है कि 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की 3/2 गुनी थी। तो 3 वर्ष पहले सरला की आयु कितनी हो जाएगी, तो s-3 हो जाएगी। और इसका 3/2 गुना करूँ तो ये बराबर किसके हो जाएगा, तो किशोर की 3 वर्ष पहले आयु के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा आपका 3s हो जाएगा और -3 ते 9 हो जाएगा, बराबर किसका हो जाएगा, तो 2 के और -3 दूना के 6 हो जाएगा। तो आपसे सरला की आयु पूछ रहा है, तो यहाँ से मैं के की आयु उठा के क्या करूँगा, इस इक्वेशन में रख दूंगा। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 26 माइनस s निकल के आ जाएगी। और जैसे इसमें रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 3s हो जाएगा और -9 बराबर किसके हो जाएगा, तो 26 माइनस एस करूँगा, 2 का गुणा करूँगा तो 26 गुना के 52 हो जाएगा और -2s हो जाएगा और -6 हो जाएगा। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5s हो जाएगा, ये बराबर किसको हो जाएगा। और ये 9 जब उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा, 9 में से 6 घट जाएगा तो 3, 52 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 55। तो यहाँ से भी सरला की उम्र कितनी निकल के आ जाएगी, 11। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते थे। तीसरा तरीका आप ऑप्शन पे रख के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 200 का 18% बराबर x है तो x का मान कितना होगा। तो देखिए, अगर x का y% अगर दिया है तो इसको मैं लिख सकता हूँ y का x%, ये मैं लिख सकता हूँ, अपनी सुविधा के अनुसार मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे 200 है तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता था कि 18 का ये 200% ऐसे भी मैं लिख सकता था, ठीक है। तो 18 का 200% मतलब इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 18 गुना के कितना हो जाएगा, 36, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप इस क्वेश्चन को, ये मैं रूल बता दिया हूँ, या इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे कि 200 × 18 बटा कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग हो जाएगा, तो 100 गुना के 200, 18 में 2 का गुणा करेंगे तभी भी आपका आंसर कितना आएगा, 36 आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निर्माता को 12% का लाभ होता है, थोक व्यापारी को 15% का लाभ होता है और खुदरा व्यापारी को 20% का लाभ होता है, तो एक मेज के उत्पादन का मूल्य ज्ञात करें जिसका खुदरा जो मूल्य है वो कितना है, तो 15,456 है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि मेज का जो उत्पादन मूल्य है वो x में मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस पे निर्माता को 12% का लाभ यानी कि 112 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर थोक विक्रेता को 15% का लाभ यानी कि 115 बटा 100 हो जाएगा। और खुदरा विक्रेता को 20% का लाभ, 20% का लाभ मतलब 120 बटा 100 यानी कि 6/5। और इसकी वैल्यू कितना दिया है, तो ये दिया है 15,456 के बराबर है। बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको। तो 5 से कट करूँगा मैं तो 5 दूना के 10, 5 ते 15 हो जाएगा। 6 से कट कर लेता हूँ मैं इसको, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा और 3 34 हो जाएगा, 6 पचे 30, 4 45 हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 3 36, 6 बार चला जाएगा, ठीक है। अब इसको किससे कट कर लेते हैं, तो अगर मैं इसका गुणा कर देता हूँ 23 में 112 का, या यहाँ से x की डायरेक्ट वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 25 और 76 इधर है और इंटू कितना हो जाएगा, तो 1 के बाद से 4 जीरो हो जाएगा क्योंकि 100 यहाँ पे भी है, 100 यहाँ पे भी है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 112 और इंटू 23 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का गुणा करूँ तो 23 दूना के कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 23 और 4 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, 23 और 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ऊपर यही सेम वैल्यू लिखा है तो इससे ये विभाजित हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बेलन का व्यास और ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर है,
तो कह रहा है कि बेलन का आयतन कितना होगा। तो बेलन का आयतन होता क्या है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। वैल्यू रख दीजिए, तो पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। आर की वैल्यू आपको दिया कितना है, तो बेलन का व्यास अगर 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी यानी कि 6 हो जाएगी, और इंटू 6 हो जाएगा, और इंटू एच की वैल्यू कितना दिया है, तो 10.5 दिया है। बस इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल देते हैं। तो 7 से कट करूँगा मैं, तो 7 एकम में 7 हो जाएगा, 3 35, 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद से मैं सीधे डिविजिबिलिटी से चेक कर लेता हूँ, या आप इसका गुणा करके आंसर भी निकाल सकते हैं। तो पर डिविजिबिलिटी से चेक करना आसान होता है। तो देखिए 2 आपका यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 आपका यहाँ पे, तो मैं देख ले रहा हूँ कि 4 से कौन सी वैल्यू विभाजित होगी। इसके लास्ट में 81 है, ये 4 से नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं होगा। इसके लास्ट में 13 है, तो ये भी 4 से नहीं कटेगा। अब 2 ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों 4 से विभाजित हैं, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब मुझे 6 में दिख रहा है एक 3, और इस 6 में भी एक 3 दिख रहा है, तो दोनों का गुणनफल करूँगा तो 9 से चेक कर लेता हूँ मैं। तो 2 और एक 3 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 16 और 3 19, ये आपका 9 से नहीं विभाजित होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 8 दूना के 16, 17 18, 18 आपका 9 से विभाजित है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, कि इसका मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 3 से कट करूँगा मैं 9 को, तो ये 3 बार चला जाएगा। 5 से कट करूँगा तो ये 5 बार चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3/5 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करूँगा मैं, तो 5 दूना के 10, 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। और माइनस का 12/5 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24, 42 और 56 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम ज्ञात करिए। तो जो भी आपका एलसीएम होगा वो इन संख्याओं से, चाहे वो 24 हो, चाहे 42 हो, चाहे वो 56 हो, इनसे विभाजित होना चाहिए। अगर जो एलसीएम है अगर इनसे विभाजित है तो इनके जो फैक्टर होंगे उनसे भी विभाजित होना चाहिए। तो देखिए पहले मैं चेक कर लेता हूँ 3 से, क्योंकि 24 में आपको 3 दिख रहा है, तो 6 1 7 8 7 15 ये आपका 3 से विभाजित हो सकता है। ये भी वही सेम संख्या, बस पलट दिया इधर उधर। 8 हो जाएगा, एक 9 6, यानी कि काफ़ी ऑप्शन जो हैं वो 3 से विभाजित हैं, तो 3 से मैं नहीं चेक करूँगा। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि मैं 4 से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि 24 आपका 4 से विभाजित हो जाता है, तो इसके लास्ट में 16 है, ये 4 से कट सकता है। 86 है, अगर इसकी जगह 84 होता तो ये कट जाता, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। 68 आपका 4 से कट जाता है, 18 नहीं कटता है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। इस तरीके से 2 ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब मुझे 42 में एक फैक्टर दिख रहा है 7, तो 7 से मैं चेक कर लेता हूँ। तो इसको अगर चेक करूँगा मैं, तो 7 का में 7, 1 11 हो जाएगा, 7 का में 7, 4 46 आपका 7 से विभाजित नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो 7 दूना 14, 2 28, 7 चौक 28, बिल्कुल ये 7 से विभाजित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए समीकरण के दाएं पक्ष यानी कि RHS को दर्शाता है, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद से क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो इस साइन स्क्वायर ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ इसको। अब इस 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख दूंगा तो कोई अंतर आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी हो जाएगा। और नीचे आपको दिख रहा है कि क्या है, तो 1 माइनस कॉस ए है, तो लिख देता हूँ। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, तो 1 प्लस कॉस ए बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि सरल कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके बाद से ऑप्शन को देखिए। तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करूंगा, सीधे ऑप्शन पे दिख रहा है मुझे कि एक्स क्यूब कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर निकालूंगा। और एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, और कहीं पे भी एक्स स्क्वायर नहीं दिया है। तो 3 में अगर मैं गुणा करूँ इसका माइनस 6 एक्स स्क्वायर का, तो माइनस का 18 एक्स स्क्वायर आएगा। मैं देख लेता हूँ कि ऑप्शन में माइनस का 18 एक्स स्क्वायर किस में है, तो इसमें तो प्लस है तो ये नहीं होगा, इसमें भी प्लस है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी प्लस है तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि अगर ए बी जो है वो सी डी के क्या है, समानांतर है, यानी कि ए बी जो है वो सी डी के क्या है, समांतर है, और सी डी जो है वो ई एफ के क्या है, समांतर है, यानी ये इसके समांतर है। और कह रहा है कि ई ए जो है वो लंब है ए बी पे, तो ई ए जो है वो लंब है किस पे, ए बी पे, बिल्कुल दर्शाया भी गया है यहाँ पे, ये लंब है। कह रहा है कि यदि कोण बी जी डी बराबर अगर 62 अंश है, यानी आपको दिया भी है कि अगर ये कोण 62 अंश का है तो कोण डब्लू का मान कितना होगा, यानी इस कोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे तिर्यक काटती हैं तो ये जो आमने सामने के जो कोण होते हैं ये बराबर होते हैं, इसको हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो अगर ये 62 अंश का है तो ये भी कितने अंश का हो जाएगा, 62 अंश का हो जाएगा। ठीक है, अब जब दो समांतर रेखाएं हैं इसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चूंकि ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो अगर ये 90 अंश का है तो ये भी कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। अब अगर इस त्रिभुज को ध्यानपूर्वक देखें तो ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। ये 62 अंश है, ये 90 अंश है, तो ये वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा। तो सिंपल सा क्या करूँगा मैं, 90 में से 62 घटा दूंगा, क्योंकि ये कोण तो ऑलरेडी 90 अंश का है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस 62 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2, यानी कि 28 अंश इसका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया दंड आलेख यानी कि बार ग्राफ वर्ष 2018 से 2021 तक भारत में कपास निर्यात के आंकड़ों को दर्शाया गया है। कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। इस वर्ष में प्रति 1000 टन जो मूल्य था वो न्यूनतम था। ठीक है, तो निकाल लेते हैं कि किस में प्रति 1000 टन न्यूनतम था। तो देखिए यहाँ पे मूल्य कितना है, तो ये मूल्य आपका 410 है। कितने टन पे है ये, तो ये आपका 348 पे है। ठीक है, ये किसका है, तो 2018 का है। इसके बाद अगर इसका देखूं तो ये कितना है मूल्य, तो 320 है। ये किस पे है, तो 270 पे है। और अगर इसको देखता हूं मैं तो ये 350 है, कितने पे, तो 280 पे है। 2021 को देखता हूं मैं तो 450 है, कितने पे, 350 पे है। ठीक है, अब कंपेयर कर देते हैं कि कौन सा न्यूनतम है, यानी कौन सी वैल्यू क्या है आपकी न्यूनतम है इन सब में। ठीक है, तो इन सब को अगर मैं कंपेयर करूं तो इसको मैं 0 से 0 कैंसिल कर देता हूं इन तीनों में से। ठीक है, तो ये क्या है, 28 पे 35 है। अगर इसको मैं भाग दे देता हूं तो कितना हो जाएगा, तो 7 पचे 35 हो जाएगा, और 7 चौको 28 भाग दे दूंगा मैं तो 4 एकम में 4 हो जाएगा, 1 10, 4 दूना के 8, 4 पचे 20, यानी कि 1.25 इसकी मान आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा कितना, तो 5 9 45 हो जाएगा, 5 7 35 भाग दे दूंगा मैं तो 7 एकम में 7 हो जाएगा, और 2 20 हो जाएगा, 7 दूना के 14 हो जाएगा, और 4 40 हो जाएगा, 7 पचे 35, यानी 1.25 के करीब ये भी आ रहा है। ठीक है, इसको भाग दे देता हूँ मैं, 32 में 27 से भाग दूंगा मैं, तो यहाँ पे भाग दे देता हूँ 32 और इसमें 27 से भाग दे देता हूँ, तो ये एक बार चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, दशमलव बढ़ा के 0 उतार लेंगे, एक बार लेके चले जाएंगे 27 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 0 यानी कि 230 हो जाएगा। तो लगभग कितने बढ़ जाएगा, तो 8 या 9 बढ़ जाएगा, क्योंकि 9 दूना के 18 हो जाएगा, लगभग 9 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेट में 1.19 में मान लेता हूँ। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू 1.19 के करीब आई है लगभग में। इसका मतलब ये वाले जो 1.25 के करीब आ रहे हैं, यानी कि ये वाले ऑप्शन तो नहीं होंगे। और ये किस पे आ रहा है, तो 2021 और 2020 पे आ रहा है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, 2021 और 2020 नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल दूं फिर इससे कंपेयर कर दूं तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूं, तो भाग दे देता हूं मैं, तो 410 यहाँ पे हो गया, और इसमें 348 से भाग देना है, तो ये एक बार चला जाएगा, 348 हो जाएगा। चूँकि वैल्यू इतनी पास है कि आपको इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये 1.19 के करीब थोड़ा सा दूर होता तो हम अनुमान करके इसका आंसर भी लगा सकते थे। तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा लेंगे, 3 दूना के 600, यानी कि एक बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 348 हो जाएगा। ये आपका 2 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा। ये अब कितनी बार चला जाएगा ये, तो 7 त्रिके 21, 7 चौको 28, यानी कि 7 बार चला जाएगा। तो ये लगभग में 1.17 के करीब आ रहा है। तो सबसे कम क्या रहा है, तो यही वाला आ रहा है, और ये किस वर्ष का है, तो ये 2018 का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2018 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि दिया गया दंड आलेख जो बार ग्राफ है पिछले कुछ वर्षों में 3 अलग अलग संस्थाओं ए, बी और सी से एक कंपनी XYZ द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाए गए छात्रों की संख्या के आंकड़ों को दर्शाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि 2018 से 2020 की अवधि में संस्थान सी से साक्षात्कार के लिए बुलाए गए छात्रों की औसत संख्या का, तो निकाल देता हूँ औसत। तो सी कहाँ है आपका, तो सी आपका ये रहा, किससे, तो 2018 से 20, तो 2018 आपका ये रहा, 2020 तो कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 108 है। तो इन तीनों को जोड़ूंगा मैं तो 100 100 200 हो जाएगा और 288 हो जाएगा। तो 288 हो जाएगा। क्या कह रहा है कि औसत इसका, तो औसत कितना हो जाएगा, 3 से भाग कर दूंगा मैं। उसी अवधि में संस्थान बी से साक्षात्कार के लिए बुलाए गए छात्रों के औसत से अनुपात कितना होगा। तो बी आपका ये रहा, तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे कितना है, तो 92 है और यहाँ पे 120 है। जोड़ दूंगा मैं तो ये हो जाएगा 220 हो जाएगा। 220 में अगर मैं 90 जोड़ता हूँ मैं तो कितना हो जाएगा, तो 312 हो जाएगा। औसत कह रहा है तो 312 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात निकाल दूंगा मैं, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसको कट कर लेता हूँ मैं, तो 4 से कट करूँगा तो 4 सत्ते 28, 4 दूना के 8 हो जाएगा। इसको कट कर लूँगा तो 4 सत्ते 28, 3 32, 8 बार चला जाएगा। फिर ये दिख रहा है कि किससे, तो 6 से ये कट जाएगा, तो 6 से कट करूँगा मैं तो 12 6 के 72 हो जाएगा और 13 6 का 78 होता है। तो 12 अनुपात 13 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जॉन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है तो उसकी औसत गति कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए दूरी जो है वो 90 किलोमीटर है, यानी कि फिक्स है, यानी कि जाने में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो जब भी जाने और आने की स्पीड दिया हो तो औसत स्पीड बराबर क्या होता है, 2xy और डिवाइडेड बाई कितना होता है, तो x + y होता है। वैल्यू मैं रख दूंगा तो 2 × 30 × 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 30 में 60 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो 3 से कट करूँगा तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 10 में 4 का गुणा करूँगा तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, इसकी औसत स्पीड निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर सिंप्लीफिकेशन का है, कह रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 3 घात यहाँ से ये हट जाएगा तो 5 के घाते कितना हो जाएगा ये, तो 5 के घाते 3 नीचे बच जाएगा। 3 के घाते 2 से इसको मैं लिख सकता हूँ 3 के घाते 3, तो ऊपर 3 बच जाएगा। अब देखिए तो ऊपर क्या है, तो 3 × 10 के घाते कितना है, 3 है और डिवाइडेड बाई 5 के घाते 3 × 4 है। ठीक है, इसे 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 5 × 2 लिख सकता हूँ। तो ये 5 के घाते 3 हो जाएगा, × 2 के घाते 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 5 के घाते 3 और × 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो 5 के घाते 3 से 5 के घाते 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 के स्क्वायर से कट करूँगा तो ऊपर 2 बचेगा, 3 में 2 का गुणा करूँगा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 7 गुना को 14 कम करने पर वह संख्या उसी संख्या के 5 गुना और 6 के योग के बराबर होती है, तो संख्या क्या होगी। तो संख्या में x मान लेता हूँ, तो x का जब 7 गुना करता हूँ और उससे 14 कम करता हूँ, ये बराबर होती है उस संख्या के 5 गुने, यानी कि 5x और 6 जब जोड़ दिया जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो सॉल्व करके x की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, निकाल देंगे। तो 7 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण ने जयंती से 9,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार ली, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। अरुण द्वारा 2 वर्ष बाद सभी बकाया राशि चुकाने के लिए भुगतान की गई कुल राशि कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए 9,000 की राशि है, 10% के हिसाब से 2 वर्ष का इस पर मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देता हूँ मैं। तो 10% अगर मैं इसका निकालूंगा तो पहले साल का कितना हो जाएगा, ये
900 हो जाएगा। दूसरे साल का भी कितना हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा। और ये पहले साल जो 900 है वो दूसरे वर्ष मूलधन का काम करेगा, इस पर भी 10% लगेगा, तो 90 हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिल रहा है, तो इन तीनों को मैं जोड़ दूंगा, तो 9 9 18 हो जाएगा, यानी कि 1890 रुपये क्या मिल रहा है, उस पर ब्याज मिल रहा है। तो धनराशि कितनी थी, तो 9000 थी, उस पर ब्याज जब लगेगा 1890 का, तो बढ़ के धनराशि कितनी हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। यानी कि 2 वर्ष बाद उसे इतनी ही राशि क्या करनी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी। और ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग जो है वो 99 है। यदि संख्या के अंकों में 5 का अंतर है तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप एक्स मान के सॉल्व मत करिए, इसको ऑप्शन के थ्रू आप सॉल्व करिए। तो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर इसको मैं मानता हूँ पहला वाला ऑप्शन, तो ये आपका 83 है, अंकों को जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 होगा। और जब दोनों को जोड़ूंगा मैं तो 99 के बराबर कभी नहीं आएगा, तो ये आंसर तो आपका नहीं होगा। दोनों अंकों में 5 का अंतर है, तो यहाँ पे तो 5 का अंतर नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 5 का अंतर है, ठीक है, और यहाँ पे भी है। अब इसका अगर 16 का उल्टा करूँगा मैं तो क्या होगा, 61 होगा। और जोड़ूंगा मैं तो कभी भी 99 नहीं देगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा और ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से करिए, बहुत कम समय में आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बाकी आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे कह रहा है कि 7 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले मैं टोटल कार्य निकाल देता हूँ और पुरुष और महिला की इफिशियंसी निकाल देता हूँ। तो 8 मेल और 6 फीमेल कितने दिन में कर रही हैं, तो ये 5 दिन में कर रही हैं। और इसी कार्य को 6 मेल और 8 फीमेल कितने दिन में कर रही हैं, तो ये कर रही हैं, तो ये भी 5 दिन में पूरा कर रही हैं। तो यहाँ से मेल और फीमेल की रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो 8 पचे 40 मेल और इधर 6 पचे 30, यानी कि 10 मेल, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 6 पचे 30 और 8 पचे 40, यानी कि ये 10 फीमेल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मेल और फीमेल की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। तो जैसे ही मेल और फीमेल की इफिशियंसी निकल के आ गई, आप टोटल वर्क दोनों में से किसी में रख के आप टोटल वर्क निकाल दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1 8 हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा। 8 और 6 14, 14 में अगर 5 का गुणा करूँगा तो 14 पचे 70, यानी कि टोटल कार्य 70 हो जाएगा। और जैसे ही टोटल कार्य निकल के आ गया, इस टोटल कार्य को 7 पुरुष और 7 महिलाओं से कराना है। पुरुष की इफिशियंसी 1 है, तो 7 पुरुष की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 7। उसी तरह महिला की इफिशियंसी 1 है, 1 महिला की, तो 7 महिला की कितनी हो जाएगी, 7। दोनों की एक साथ इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो 7 और 7 14। तो 14 से 70 काम कराने में कितना समय लगेगा, तो 14 पचे 70, यानी कि 5 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 5x प्लस 11 के मूल ज्ञात करिए। ठीक है, तो या तो आप इसको द्विघात समीकरण बना के फिर उसको सॉल्व करके आप मूल निकाल दीजिए, या तो आप ऑप्शन से वैल्यू रख के देख लीजिए कि किस पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं अगर पहले वाले ऑप्शन से अगर एक वैल्यू रखता हूँ तो ये आपका -4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16 हो जाएगा, 5 में 1 का गुणा करूँगा तो 5 और 11 जोड़ूंगा तो 16, ये बराबर बिल्कुल आ रहा है। तो ये आंसर हो सकता है। 3 रख के अगर देखूंगा मैं तो ये 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये कभी 4 के बराबर नहीं आएगा, तो 3 वाला तो नहीं होगा। 2 रखूंगा मैं तो 3 3 9 हो जाएगा और 5 उदाना के 10 हो जाएगा, 10 में 11 जोड़ूंगा तो ये भी नहीं आएगा। इसी तरीके से 5 भी नहीं आएगा। तो सिर्फ एक चेक करने पे आपका करेक्ट आंसर यही से प्राप्त हो जा रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या को 40% बढ़ जाती है और दूसरी संख्या को 15% घटा दिया जाता है तो नया अनुपात कितना होगा। तो मैं मान ले रहा हूँ कि संख्या क्या है आपकी, 5 और 8, ये आपकी संख्या है। तो पहली संख्या को 40% बढ़ाया जाता है, यानी कि 140 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और दूसरी संख्या को 15% घटाया जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा ये, तो 85 बटा 100 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 5 गुणे 140 हो जाएगा
और नीचे कितना हो जाएगा, तो 8 गुणे 85 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो 4 से कट करूँगा तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 2 20, 4 पचे 20 हो जाएगा। 5 से कट करूँगा मैं तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 एकम में 5 हो जाएगा, 3 35, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो 7 पचे 35 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, तो 17 दूना के 34 हो जाएगा। तो 35:34 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में कोणों का जो अनुपात है वो 4:3:5 है, तो कोण ज्ञात करिए। तो देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ कि कोण क्या है आपके 4, 3 और 5 हैं, तो इन तीनों को जोड़ूंगा मैं तो 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। इस 12 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ से मैं 1 का मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 12 का में 12, 6 60, 12 पच्चे 60, यानी कि 1 का मान 15 अंश हो जाएगा। तो 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 15 चौको 60 अंश हो जाएगा। 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 15 तिया 45 अंश हो जाएगा। और 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 15 पचे 75 अंश हो जाएगा। और ये किस में दिया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इन तीनों को जोड़ के भी देख सकते हैं। तो देखिए 40 और 3 70, 70 में 50 जोड़ेंगे तो 180 अंश के बराबर तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये भी 180 अंश के बराबर नहीं होगा। इसको जोड़ता हूँ तो ये भी आपका 180 अंश के बराबर नहीं है। तो सिर्फ आप तीनों अंतःकोणों को अगर सिर्फ जोड़ के अगर 180 अंश के बराबर भी चेक कर लें तो भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल 3 और -2 हैं। ठीक है, तो जब भी द्विघात समीकरण के मूल दिया हो और द्विघात समीकरण पूछे तो उसके लिए फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल, तो माइनस मूलों का योगफल और इंटू x हो जाएगा, और प्लस होता है मूलों का गुणनफल, यानी कि 3 इंटू -2 हो जाएगा, बराबर किसका हो जाएगा, 0 के। इसको सॉल्व करेंगे तो x² हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यानी कि x हो जाएगा, और प्लस माइनस के गुणा करेंगे तो -3 दूना के 6 हो जाएगा, बराबर किसका हो जाएगा, 0 के। और ये किस इक्वेशन में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में ये इक्वेशन दिया है, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 के घाते x + 4 बराबर 6 के घाते 7 है तो x का मान कितना होगा। तो देखिए, अगर a के घाते x है, ये बराबर है a के घाते y के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x जो होगा वो y के बराबर हो जाएगा। जब भी आधार समान होते हैं तो बराबर के दोनों साइड क्या होते हैं, घात एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो उस तरीके से क्या हो जाएगा ये, तो x + 4 ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 7 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 3 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर मोटाई और 9 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या वाले एक गोलाकार पात्र की धारिता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए बाहरी जो त्रिज्या है, जैसे मान लीजिए अगर ये गोलाकार पात्र है तो जो बाहरी त्रिज्या वो कितनी है, तो 9 सेंटीमीटर है, और मोटाई आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, तो जो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 9 में से 2 घट जाएगा तो 7 हो जाएगी। और इसी पे पात्र की धारिता पूछ रहा है, क्योंकि यही तो उसकी धारिता होगी। तो धारिता गोली की कितनी हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी। पाई की वैल्यू आपको 22/7 रखनी है, और आर की जगह पे क्या आ गया है, तो 7 आ गया है, तो 7 × 7 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा, क्योंकि r³ होता है। तो सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, तो 4 × 22 और इंटू 7 7 49 हो जाएगा। भाग अगर दे दूंगा मैं 3 से, तो 4 में अगर 3 से भाग करूंगा तो 1.33 करके आएगा, और इसका किसी भी संख्या में अगर गुणा करूं तो लास्ट में तो 0.33 आएगा ही, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x ने 750 रुपये अंकित मूल्य की 20 शर्ट का ऑर्डर दिया। दुकानदार ने 20 शर्ट की खरीद पर 20% की छूट पेशकश की। नगद भुगतान के कारण उसे 500 रुपये और छूट दी। प्रत्येक शर्ट का विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए, प्रत्येक जो शर्ट है उस पर 20% की छूट देता है, तो 750 उस पर अंकित है, तो 20% की छूट देगा तो कितना हो जाएगा, 80%, यानी कि 4/5 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो 15 × 5 = 75, यानी कि 150 हो जाएगा। 150 का 4 में गुणा करूंगा तो 600 क्या हो जाएगा, 20% की छूट के बाद से प्रत्येक शर्ट का विक्रय मूल्य हो गया। कह रहा है कि अगर वो नगद भुगतान करता है तो 500 रुपये अतिरिक्त छूट देता है। तो 500 की अगर छूट देता है कितने पे, तो 20 शर्ट पे, तो प्रत्येक शर्ट पे कितने की छूट हो जाएगी,
तो रुपये में 25 रुपये की प्रत्येक शर्ट पे छूट हो जाएगी। तो 600 तो छूट के बाद से यहाँ पे आ गया, 25 और कम हो जा रहा है, तो 25 घटा देंगे तो प्रत्येक शर्ट की कीमत कितनी हो जाएगी, 575 रुपये हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि डेटा ए और बी दो समुच्चय हैं, दोनों समुच्चयों का जो माध्य है वो समान है। डेटा बी का जो माध्यक है डेटा ए के माध्यक का दोगुना है, तो समुच्चय ए और बी के बहुलक के बीच क्या संबंध होगा। ठीक है, तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो देखिए ए के लिए अगर मैं करूँ तो बहुलक ए का क्या कितना हो जाएगा, तो ये क्या है, माध्य दोनों का समान है, तो माध्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी मैं माध्य को माध्य मानता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × माध्यिका है, ये क्या हो जाएगा, ये सेम रहेगा ए के लिए। लेकिन b के लिए कितना हो जाएगा, तो a के माध्यक का 2 गुना, तो b के लिए कितना हो जाएगा, तो बहुलक b बराबर हो जाएगा 2 गुना माध्यक का, यानी कि 6 कितना हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, और माध्य समान है तो 2 × कितना हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं पहले वाले ऑप्शन की तरफ b - a अगर निकालता हूँ तो 2 माध्य में से 2 माध्यिका हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उधर सेम चीज़ है तो कैंसिल हो जाएगा। 6 माध्यिका में से 3 माध्यिका घट जाएगा, तो क्या आंसर निकल के आ जाएगा, 3 माध्यिका निकल के आ जाएगी। और ये ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है कि यही दिया है कि बहुलक b माइनस बहुलक a बराबर 3 × माध्यिका a हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस तरीके से आरआरसी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 1 सितंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने एक एक करके इस वीडियो में सॉल्व करा दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।